आज का हमारा टॉपिक है आई। और मुझे लगता है सबको पता है कि आई क्या है, कितनी है और कहाँ है। हम सभी फैमिलियर हैं इस चीज़ से कि हमारे फेस पे आई कहाँ है। और एक जोड़ी है, एक पेयर है, दो आंखें हैं, ये हमें पता है। अब हम थोड़ा आई के इनसाइड व्यू की बात करने जा रहे हैं। आई बाहर से तो दिख रही है कि हाँ जी दो है, खोपड़ी के जस्ट नीचे है, फेस पर है, दो है। और इसके लिए स्पेशली नेत्र कोटर बनाए गए हैं, उसमें नेत्र फिट है। ये हमें बाहर से तो दिख रहा है, बट हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं आई की आंतरिक संरचना। इनसाइड व्यू देखने जा रहे हैं। एक बार व्यू देख लेते हैं इनसाइड में कैसा दिख रहा है नज़ारा। इनसाइड व्यू देखने जा रहे हैं, शुरू करते हैं। नेत्र गोलाकार संरचना है जी, हाँ जी गोलाकार संरचना है। नेत्र की जो दीवारें हैं वो 3 परतों की बनी है, 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स। पहली कौन सी है? पहली है स्क्लेरा, श्वेत पटल। सबसे जो बाहर वाली है ना, सबसे बाहर वाली वो है स्क्लेरा, श्वेत पटल। ये सबसे बाहरी है, आउटसाइड। ये किसकी बनी हुई है? ये संयोजिक ऊतकों की बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू की। नेक्स्ट, ये जो बाहरी भाग है ना, ये जो बाहरी लेयर है, ये पूरा आगे तक भी गई हुई है। ये पूरी आगे तक गई हुई है, यहाँ तक भी। बट यहाँ पे क्या किया है, जो ये आगे का पार्ट है ना, ये जो आगे का पार्ट है, इसे स्क्लेरा या श्वेत पटल ना बोल के, है तो यही, बट इसे दूसरा नाम दे दिया गया है, कॉर्निया। है तो ये भी श्वेत पटल ही, बट अग्रभाग को, सिर्फ अग्रभाग को नाम दे दिया गया है कॉर्निया का। क्लियर? पहली परत क्लियर। दूसरी परत है मध्य में पाई जाने वाली, सेकंड, रक्त पटल। रक्त पटल नाम से ही क्लियर हो रहा है, रक्त पटल मतलब इसमें ब्लड सेल्स मिलेगी, ब्लड वेसिकल्स मिलेगी, ब्लड वेसल्स मिलेगी। वेसल्स वो मैं प्लांट वाली बात नहीं कर रही, प्लांट वाली वेसल्स नहीं, ये ब्लड वाली वेसल्स, नलिकाएं, ट्यूब्स जिसमें ब्लड फ्लो होता है, रक्तवाहिनियाँ, यहाँ पे ये पाई जाएगी। जिस वजह से ये नीले रंग की भी दिखाई पड़ती है, और डार्क ब्लू नहीं, लाइट लाइटी। नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर कोरोइड की पतली परत होती है। हाँ बिल्कुल, आगे का 1/3 भाग तो ये कॉर्निया ही कवर कर लेगा, और बाकी बचा हुआ भाग कोरोइड ही है। देखो ये वाला जो भाग है, ये कॉर्निया आ गया। उसके बाद में क्या होता है कि सेकंड लेयर कौन सी थी अपनी? सेकंड लेयर कोरोइड ही तो थी। यहाँ लिख देती हूँ, सेकंड लेयर जो थी वो कोरोइड थी। इसको क्या बोल रहे थे हिंदी में? रक्त पटल। रक्त पटल, ये मिडिल लेयर थी। रक्त पटल नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, जिस वजह से ये हल्के नीले रंग का दिखाई देता है। और ये बता रहे हैं कि जो पिछला 2/3 भाग है, पिछला जो 2/3 भाग है वो पूरा का पूरा कोरोइड की पतली परत से जमा हुआ है। देखो ये मध्य पटल का व्यू ले लो, यहाँ पे रक्त पटल नहीं लिख रखा, ये व्यू ले लो आप, ये ब्लड का देखो, ये रेड रेड हो रही है। नेक्स्ट, लेकिन यह अग्रभाग से मोटी होकर पश्चिमाभ बनाती है। ये देखो, ये कोरोइड देखो, ये पीछे देखो, यहाँ से आगे आ रही है, चलो आइए। धीरे धीरे ये क्या, एक उभार लेगी, उभार लेके एक पश्चिमाभ का निर्माण करेगी। सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, जो संकुचन और प्रंकुचन के
सिकुड़ने के लिए और फैलाने के काम आती है। ठीक है, और ये जो पक्षमाभ है ना, आगे बड़ा होके क्या बनाएगा, आइरिस, जो इस लेंस को कवर कर रहा है कुछ हद तक। सेम इस तरह से भी है, देखो यहाँ से भी कोरोइड आगे ग्रो कर रही है, और उसके बाद में ये देखो यहाँ से क्या होगा, पक्षमाभ का निर्माण होगा। पक्षमाभ से फिर किसका निर्माण होगा, आइरिस का, जो देखो लेंस को और कवर किए हुए। आई रिपीट, ये संकुचन और प्रंकुचन के लिए, सिकोड़ने के लिए और फैलाने के काम आती है आंखों के, आई साइड को, विजन को। अब जो तीसरी पटल है वो तो यहाँ लिख नहीं रखी, बट मैं बता देती हूँ आपको। जो तीसरी पटल है उसे दृष्टि पटल कहते हैं जी। ये पूरी लाल लाल दृष्टि पटल, रेटिना, ये पूरी रेड रेड, ज़्यादा हो गया लगता है ये रेड रेड। देखो यहाँ पे एरो दिख रहा है, रेटिना दृष्टि पटल का एरो देखो, ये सबसे आंतरिक है, सबसे इनर है, इनर। ये वाली मिडिल, नाम से पता चल रहा है मिडिल। और एक थी सबसे बाहर, देखो ये श्वेत, ये दिख रहा है, ये एरो नोटिस करो, ये एरो श्वेत पटल वाला यहाँ जा रहा है, यहाँ तक श्वेत पटल। मध्य पटल वाला देखो एरो, देखो ये यहाँ तक जा रहा है। और ये देखो रेटिना वाला रेड रेड, ये वाला एरो यहाँ तक जा रहा है, रेड रेड तक। क्लियर, वेरी क्लियर। ये जो कोराइड है, मध्य पटल जो है वो आगे और ग्रो करेगी और पक्षमाभ काय का निर्माण करेगी, और जो पक्षमाभ काय है वो और ग्रो करेगा और आइरिस का निर्माण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पक्षमाभ काय आगे निरंतर वृद्धि करते हुए आइरिस का निर्माण करते हैं, जो कि यहाँ का रंगीन देखने योग्य भाग है, रंगीन, कलरफुल। ठीक है, नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी लेंस होता है। अब देखो बच्चों, जो ये लेंस है ना, इस लेंस को बनाने के लिए बहुत सारे जीन रिस्पॉन्सिबल है। ये लेंस ऐसे ही नहीं बनेगा, लेंस बनाने के लिए भी जीन्स रेस्पॉन्सिबल है। डेल्टा क्रिस्टलिन, सॉक्स, पैक्स, ये कुछ जीन्स हैं, वो लेंस को बनाते हैं। यहाँ तक कि जो अपना दो आंखें बनना है ना, ये जो दो आंखें बन रही है अपनी, ये जो दो आंखें बन रही है अपनी, इसके लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल है। मतलब एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, बट अपनी 2 आइज़ हैं, अपनी 2 आइज़ हैं, इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है जी। अगर उस जीन में किसी भी तरीके का म्यूटेशन हुआ तो हमारी 2 आंखें नहीं बनेगी, सिर्फ एक ही बनेगी। तो वो जीन क्या करता है, जो ये अपना ये ह्यूमन ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन है ना, तो उसमें बीच में स्रावित होता है वो जीन, यहाँ पे फंक्शन करेगा, वो जीन यहाँ फंक्शन करेगा बीचों बीच। सोनिक हेजॉग, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी तैयार कर रही हूँ यहाँ पे आपको। हालांकि एनसीईआरटी के लिए जो जितना ये पढ़ाया है उतना ही पढ़ लो, बहुत है, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यहाँ पे आके नहीं रुकता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बियॉन्ड लेवल जा रहा है अपने, क्योंकि कंपटीशन हाई हो रहा है ना, सबको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा अब। तो ये जो 2 आइज़ है, इनको बनने के लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल है। वो जीन का नाम ये है जी, और कौन सा है, पैक्स6। इस वजह से ही 2 आइज़ होती है। और अगर ये यहाँ पे ना आए, ये जीन मान लीजिए यहाँ पे नहीं आया, तो सिर्फ एक ही आई बनेगी। ये लो जी, इस कंडीशन को बोलते हैं साइक्लोपिया, साइक्लोपिया कंडीशन। अब ये क्वेश्चन आने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ये आने वाला है, क्योंकि अभी तक इससे पहले के तो सारे क्वेश्चंस आ गए, तो अब क्वेश्चन एरिया कम होता जा रहा है, तो अब वो अपना क्वेश्चन एरिया बढ़ाएंगे ही, तो वो थोड़ा सा अप करेंगे, थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, ताकि बच्चे थोड़ा सा और अब पढ़ें। ये क्वेश्चन आने वाला है आपके बहुत जल्द। अब जो भी नीट की, एम्स की प्रिपरेशन कर रहा है और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसमें बायोलॉजी भी आती है,
रेडी रहो, आने वाला ये क्वेश्चन। ये जो लेंस है इसको बनाने के लिए भी जीन होते हैं, डेल्टा क्रिस्टलिन, पैक्स, सॉक्स, ये इसको लेंस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी क्वेश्चन बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि अभी तो जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ ना वो क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी नए क्वेश्चन भी तो आएंगे। अब जब नए क्वेश्चन आएंगे तो फिर सब के सब लोग लगेंगे उसको पढ़ाने में कि भाई ये क्वेश्चन आया अब की बार, तो ये टॉपिक भी कवर करो अब। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। मतलब कि ये प्यूपिल है और ये इसको कवर किए हुए आइरिस है जी। ये प्यूपिल है और ये आइरिस है। आइरिस मैंने बोला कलरफुल होता है जी। प्यूपिल को घेरे का नियंत्रण आइरिस के पेशी तंतु कहते हैं। मैंने क्या कहा था, आइरिस किससे निकल रहा है, पक्षमाभ से। पक्षमाभ काय किसको बना रहा है, आइरिस को। मैंने बताया था जो ये पक्षमाभ होते हैं वो संकुचन प्रंकुचन का काम करते हैं। आ गया ना नियंत्रण का काम, किसका, घेरे का। क्यों, क्योंकि इसके पास मसल्स होती हैं ऐसी, पक्षमाभ के पास मसल्स होती है जिससे वो आइरिस का फॉर्मेशन करता है। आइरिस आगे किसको कंट्रोल करेगा, प्यूपिल, इसके घेरे को कम ज़्यादा। ठीक है, इनके पास मसल्स होती है मूवमेंट वाली इस तरह की, इस वजह से कंट्रोल कर पाते हैं। जब इनको सिकोड़ना होता है ये सिकोड़ते हैं, जब इनको चौड़ा करना होता है चौड़ा करते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है ना जब आंखों पे तो ये सिकोड़ लेते हैं अपने आप को, और जब लाइट नहीं है अंधेरा है तब ये एक्सपेंड कर लेते हैं खुद को, ताकि हमें थोड़ा बहुत तो दिखे, थोड़ा बहुत तो दिखे। मतलब ये देख लो, अगर लाइट है ना इस दुनिया में तो सब कुछ है, और लाइट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सन ही है जो भी है, सन ही है, क्योंकि ये लाइट लेके आया है। लाइट है तो सब कुछ है, और लाइट नहीं है इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं है उस दुनिया में। नेक्स्ट, आंतरिक पद। देखो मैंने बताया था ना 3 लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाली होती है स्क्लेरा, दूसरी होती है मध्य पटल कोरोइड, और तीसरी होती है रेटिना। मैं लिख दूँ, स्क्लेरा, दूसरी कोरोइड, और तीसरी रेटिना जी। अब रेटिना के बारे में थोड़ी बातें चलेगी, ध्यान से सुनना इसको। ये कोशिकाओं की 3 तंत्रिकीय परतों से बनी है, ये भी 3 लेयर से बनी है, तथा अंदर से बाहर की ओर गुच्छिकाएं। अब ये गुच्छिकाएं क्या है, ये न्यूरॉन्स हैं। अंदर से बाहर की ओर बोल रहा है, यहाँ से यहाँ बाहर की ओर गुच्छिकाएं कोशिकाएं होती है। कौन सी होती है, द्विध्रुवीय। हमने पढ़ा था कि बहुध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं और द्विध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं। अब जिन्होंने वो पढ़ लिया है उनको तो याद आ जाएगा कि हाँ कहाँ पाए जाते हैं। द्विध्रुवीय हमने कहाँ पढ़ा था और बहुध्रुवीय हमने कहाँ पढ़ा था, उसमें एग्जाम्पल भी दिया था कि हाँ द्विध्रुवीय पाई जाती है दृष्टिपटल पे। याद कर लो। ऐसे जितनी बार रिवीजन करोगे ना, जितनी बार रिवीजन करोगे, समझ लो वो टॉपिक उतना ही कंठस्थ हो जाएगा आपके। रिवीजन का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस दुनिया का सबसे बोरिंग काम ही रिवीजन है, और वही आपको करना है। आगे बढ़ना है तो इस भीड़ में थोड़ा सा आगे बढ़ना है, रिवीजन करो। रीड एंड रिवाइज, रीड एंड रिवाइज। ठीक है, जितना आप रिवाइज करोगे ना उतना ही वो टॉपिक एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके पास क्या होते हैं, अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो कुछ कोशिकाएं होती है, न्यूरॉन्स होते हैं। कौन कौन से टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, डाइपोलर। और क्या होता है, प्रकाशग्राही होते हैं। प्रकाशग्राही कौन से, जो प्रकाश को ग्रहण करते हैं। प्रकाशग्राही 2 तरीके के होते हैं, शलाका और शंकु, रॉड्स एंड कॉन्स, रॉड्स एंड कॉन्स, शलाका और शंकु, शलाका और शंकु। इन कोशिकाओं में प्रकाश संवेदी प्रोटीन प्रकाशीय वर्णक होता है। इनके अंदर एक वर्णक होता है जो प्रकाश को ग्रहण करता है। दिन की रोशनी में देखना और रंग देखना शंकु का कार्य होता है जी। देखो, सी से कॉन्स, इंग्लिश मीडियम वालों को बता रही हूँ, सी से कॉन्स और सी से कलर। याद हुआ, बस ये याद कर लो और बाकी सारे फंक्शंस में डाल देना। मतलब कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए।
जितने भी अपन को कलर की पहचान होती है, कलर की परख होती है, वो किसकी वजह से होती है? कॉन्स की वजह से होती है, शंकु की वजह से होती है। सी से कॉन, सी से कलर, और बाकी जितना भी विजन होता है वो इसमें लिख देना। नेक्स्ट, तथा दृष्टि शलाका का कार्य करती है। शलाकाओं में बैंगनी लाल रंग का प्रोटीन रोडोप्सिन या दृष्टि बैंगनी होता है, मतलब इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है रोडोप्सिन, याद कर लो, रोडोप्सिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। पहले ये ऑप्सिन था, ऑप्सिन था, जैसे इस पर लाइट पड़ेगी ना, लाइट, ये बन जाएगा रोडोप्सिन। क्लियर? एक तरह का विटामिन है, प्रोटीन है, एक प्रकाश वर्णक है। और ये जो ऑप्सिन है ना, वो किससे बना है पता है किसी को? विटामिन ए से, विटामिन ए के भी डेरिवेटिव से। अब याद कर लेना विटामिन ए किससे किससे मिलता है। जितना विटामिन ए का सोर्स लोगे, कहते थे ना विटामिन ए लो, आंवला खाओ, ये सब खाओ, आंखें अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि जितना अच्छा विटामिन ए लोगे आप, उतना ही अच्छा आपका ऑप्सिन बनेगा, हेल्दी। और लाइट जैसे ही पड़ेगी वो रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, उतना ही अच्छा विजन रहेगा आपका हमेशा। तो हर चीज़ को जो बोला जा रहा है ना, उसके पीछे भी वजह होती है कि क्यों विटामिन लेने को बोल रहे हैं। देखो इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ गया ना विटामिन ए से, पड़ गया ना विटामिन ए से। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन ए के सोर्स कौन कौन से हैं। आपको याद होने ही चाहिए विटामिन ए किस किस से मिलता है भाई, आपको याद करना ही है। ठीक है, आगे जाके डॉक्टर वॉक्टर बनोगे, जो नीट वीट की तैयारी करेगा, पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विटामिन ए के व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब इंग्लिश में व्युत्पन्न को बोलते हैं डेरिवेटिव्स। मतलब जो विटामिन ए है ना, उसकी और भी फॉर्म पाए जाते हैं, जैसे कैरोटिनॉइड, कैरेटिनॉइड। ठीक है, फॉर्म्स होती है। विटामिन ए बस विटामिन ए की तरह नहीं दिखता, उसके बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, वो बहुत तरीके से दिखता है। रेटिनॉल, जैसे मान लो जैसे रेटिनॉल है, ये भी विटामिन ए से बना है। रेटिनॉइड, ये भी। कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड, ये भी। तो ये व्युत्पन्न है, इसके भाग हैं, इसके डेरिवेटिव्स हैं। मानव नेत्र में 3 प्रकार के शंकु होते हैं। अच्छा जी, 3 प्रकार के शंकु होते हैं जी, जिनमें कुछ विशेष प्रकार वर्णक होते हैं। प्रकाश वर्णक, वही लाइट को ऑब्जॉर्व करने वाले लाइट पिगमेंट जी, जो लाल, हरे, नीले, रेड, ग्रीन, ब्लू प्रकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं। मैंने क्या बोला? कलर, याद रखना, कलर को पहचानने में, इस तरीके के पहचानने में कलर को, ये कौन 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 शंकु। विभिन्न प्रकार के शंकुओं और उनके प्रकाश वर्णों के मेल से अलग अलग रंगों के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। मतलब ले दे के ये 3 रंग जो है ना, इनसे कोई इतने भी दुनिया जहान के आप कलर बना लो, पहचान लेगी आपकी आई। भाई कहने को तो बोलते हैं ना कि 6-7 तरीके के रंग होते हैं, विबग्योर, विबग्योर यही है जो है, बट इन्हीं से तो बना है पूरा का पूरा, इन्हीं से ही तो बना है पूरे के पूरे। अपनी दुनिया में 3-4 लाख तरीके के कलर है, कभी सर्च करना, इतने वर्जन है कलर की। लार्ज मतलब डार्क, लाइट, थोड़ा सा और डार्क, थोड़ा सा और डार्क, समझ रहे हो? बहुत वर्जन है, मिक्स करते जाओ, अथाह वर्जन है। नेक्स्ट, जब शंकुओं का समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है तो सफ़ेद रंग के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। मतलब इसकी भी एक प्रोसेस है कि शंकुओं का अगर समान मात्रा में एक वेवलेंथ, पर्टिकुलर एक वेवलेंथ पर आप उत्तेजित करोगे ना शंकुओं को, तो सफ़ेद रंग का जो रंग है, सफ़ेद रंग, उसके प्रति सेंसिटिविटी आएगी, संवेदना आएगी। ठीक है। नेक्स्ट, दृक तंत्रिका नेत्र तथा दृष्टिपटल को नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ी पश्च ध्रुव के ऊपर छोड़ती है। ठीक है जी। दृष्टि वाली जो न्यूरॉन है, जो दृष्टि वाली मतलब देखने वाली जो न्यूरॉन है, मैंने न्यूरॉन बोला है, मैंने पटल वटल नहीं बोला है, न्यूरॉन, तथा दृष्टिपटल को नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ी पश्च ध्रुव के ऊपर जोड़ती है। ये जो होती है ना, वो इसको सबसे इनसाइड वाली को मिड से और लास्ट से
जोड़ती है किस पे, नेत्र को, नेत्र गोलक पर, एंडिंग पार्ट में जाके जोड़ती है, मतलब जो एंडिंग पार्ट है यहाँ पे, कौन, दृष्टिपटल। फिर ये बाद में जाके अपने ब्रेन से कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती, अतः अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पे एक अंध बिंदु पाया जाता है जहाँ पे प्रकाश संवेदी कुछ भी नहीं होता। अंध बिंदु के पास में आँख के पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक होता है। इसी के पास में, इसी के बगल में एक पीला वर्णक बिंदु होता है जिसे फोबिया जिसे मैक्यूला लूटिया कहते हैं, जिसे मैक्यूला लूटिया कहते हैं। एक पीला वर्णक बिंदु होता है, पीला वर्णक, जिसे मैक्यूला लूटिया कहते हैं, जिसके केंद्र में एक गर्त होता है, उसे फोबिया कहते हैं। याद करना है ये डेफिनेशन, ये याद ही करनी है डेफिनेशंस। फोबिया क्या है, मैक्यूलर लूटिया क्या है, ठीक है। फोबिया रेटिना का पतला भाग होता है जहाँ केवल शंकु संघनित होते हैं। फोबिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको शंकु बहुत मिलेंगे। आप समझ लो, जहाँ पे शंकु ज़्यादा है वहाँ पे कलर को पहचानने वाली क्षमता ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि कलर के अलावा वो दिखाने में काम नहीं करता, विज़न भी देता है, विज़न भी देता है। मैक्सिमम यही होगा, फोबिया पर ही होगा मैक्सिमम देखने का। कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैम्बर, एक्वस मतलब जल, जलीय कोष्ठ कहते हैं, जिसमें पतला जलीय द्रव्य नेत्रोध होता है। लेंस और रेटिना के बीच के इस स्थान को कांचाप द्रव्य कहते हैं। यह पारदर्शी द्रव्य होता है। तो कांचाप द्रव्य क्या है, काचा बादाम नहीं, कांचाप द्रव्य मतलब ये द्रव्य भरे हुए क्यों है। हर चीज़ में बोलो ये द्रव्य, श्वेत द्रव्य, दूसरा द्रव्य, हर जगह द्रव्य द्रव्य, ये लिक्विड फॉर्म क्यों डाली गई है, हर जगह लिक्विड क्यों है इतना। इसलिए है बच्चों कि हर एक लेयर के बीच में लिक्विड होना ज़रूरी है। अगर लिक्विड हटा दिए जाओगे, पानी हटा दोगे वहाँ से, तो चिपक जाएंगी वो लेयर्स, तो वो लेयर्स तो चिपक जाएंगी। आप अपनी कोशिका से कोशिका द्रव्य निकाल दोगे तो सारे ऑर्गन गुच्छे में आ जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो क्या फंक्शन करवाओगे उनसे आप। इसलिए लिक्विड भरा रहता है ताकि फ्रीली फ्लोटिंग रहे मॉलिक्यूल्स, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई किसी से ना चिपके, ना ही कोई संकुचित हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो। इस वजह से द्रव्य होता है, हर एक जगह द्रव्य मिलेगा, कहीं भी देख लो, चाहे आँख देखो, चाहे बैकबोन देखो, चाहे ब्रेन देखो, अरे कान तक देख लो, सब में द्रव्य है, सब में लिक्विड है। और होना भी जरूरी है, बैलेंस रहेगा, होना जरूरी है। तो आपको ये द्रव्य पढ़ने जरूरी है कि ऐसे कांचाप द्रव्य होता है, किस किस के बीच में होता है, लेंस और रेटिना के बीच में होता है। क्यों जरूरी है जी, और ओवरलैप ना कर जाए, कोलैप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए, संकुचित ना हो जाए वो, इसलिए ज़रूरी है। आँखों में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, आँखों छोड़ो, पूरी बॉडी के किसी भी पार्ट में पानी की कमी तो नहीं होनी चाहिए। और वो भी जो स्पेसिफिक है, जो कांचाप द्रव्य है, दूसरे द्रव्य हैं, एक बार इन सब चीज़ों के पानी ख़त्म हो जाते हैं ना, कोई बोलता है ना वो पानी ख़त्म हो गया है, लेयर ख़त्म हो गई है, परत ख़त्म हो गई है, लिक्विड कम हो गया है आपके पैरों का, आपकी बैकबोन का लिक्विड कम हो गया है, तो ये क्या है, ये बीमारियाँ लेके आती है फिर। क्योंकि ये जो लिक्विड होते हैं वो जन्म के साथ ही आते हैं। जब तक आप बड़े होते हैं तब तक आपका साथ देते हैं, ये टाइम के साथ साथ ये कम होते जाते हैं, किसी की तो टाइम से पहले ही कम हो जाते हैं। तो क्या होता है फिर, बीमारियों का ही घर ही है। मतलब जितना हो सके ना हेल्दी रखो, क्योंकि अपन को पता तो है ही कि अपन हेल्दी कैसे रख सकते हैं अपनी चीज़ों को, फिर आजमाते क्यों नहीं है, आजमाओ फिर। अभी विटामिन ए है, वो सोर्स है आई का, तो हम क्यों विटामिन ए के सोर्स को कंज्यूम ना करें। दवाइयों से ज़्यादा हम विटामिन ए के सोर्स ही ले लेते हैं, और इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है, पेट में ही जा रहा है और गुण ही करेंगी कोई चीज़ें, ठीक है ना। आप चाहते हो कि आपकी आईज़ हेल्दी रहे, आई विज़न हेल्दी रहे, मतलब कहीं कहीं पे तो ये देखा गया है कि जो आई की जो एफिशिएंसी है वो चेक की जाती है, चाहे से आप पायलट हो, चाहे से आप आर्मी में हो, ठीक है। आपकी आई साइट बहुत ब्रिलियंट होनी चाहिए, मेडिकल में हो आपकी ब्रिलियंट होनी चाहिए आई साइट। कैसे ऑपरेशन करोगे, कैसे फ़्लाइट टेक ऑफ या फिर ये सब करोगे, शूटिंग कैसे करोगे, आपका सटीक ही नहीं होगा निशाना, तो कैसे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब देख लो आप, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब इसमें बताया गया है कि जो विज़न प्रोसेस है ना वो कैसे होती है, देखने की प्रक्रिया। शुरू करते हैं देखने की प्रक्रिया।
दृश्य तरंगदैर्घ्य में प्रकाश किरणों को कॉर्निया व लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस किया जाता है। सबसे पहले क्या लूँ मैं, लैम्डा ले लूँ, वेवलेंथ, हिंदी में इसको बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। ये साइन है जी। एक पर्टिकुलर लैम्डा की लाइट आई, किस पर आई, कॉर्निया पर आई। कॉर्निया ने किस पर फोकस दिया, लेंस पर। अच्छा, कॉर्निया किससे बना था, मैंने बताया शुरू में बताया था, कोरोइड का, ठीक है, रक्तपटल का। ये कहाँ पर इंगित करता है, उस सारे प्रकाश को, जितना भी प्रकाश आया है वो किस पे लाएगा, फोकस करेगा, रेटिना पे। देखो जी, फ्लो है, फ्लो के साथ ही पढ़ो। फिर बाद में ये किस पे आवेग उत्पन्न करेगा, ये करेगा रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स एंड कॉन्स, कॉन्स को हिंदी में बोलते हैं शंकु, मतलब कलर की पहचान भी हो रही है साथ के साथ, इसे बोलते हैं शलाका, और दृष्टि की भी हो रही है साथ के साथ, ठीक है। बाद में यहाँ पे जैसे प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाशग्राही कौन है, मैंने बताया था ऑप्सीन, ऑप्सीन पे जैसे ही लाइट पड़ी, ये पूरा प्रकाश पड़ा, वो किस में चेंज हो गया, रोडोप्सिन में। और रोडोप्सिन क्या था, रोडोप्सिन था विटामिन ए का डेरिवेटिव जी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जैसे ही ये प्रकाशग्राही पे आता है प्रकाश, तो ये ऑप्सिन रोडोप्सिन में होता है, और आई के इनसाइड कुछ आयन का एक्सचेंज होता है, आयन एक्सचेंज, विभव का वो बताया था ना मैंने, प्लस माइनस वाला सीन, वही चीज़, वो एक्सचेंज होता है आवेगों का। देखो, सक्रिय विभव, आवेगों का एक्सचेंज होता है। उसके बाद हम विजुअलाइज कर लेते हैं कि हाँ जी, क्योंकि एक न्यूरॉन क्या है, ब्रेन के पास भी जा रही है, वो बता देती कि हाँ जी आपने ये चीज़ देखी है, आपने ये चीज़ देखी है। तो ये था आई के बारे में, अब नेक्स्ट आता है कर्ण के बारे में। कान, सबको पता है अपने कान है, कहाँ पर है ये भी पता है, दिख रहा है सबको, अपने अपने कान दिख रहे हैं क्या, बोलो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, अपने अपने कान दिख रहे हैं। तो ये जो कर्ण है वो सुनने के साथ साथ बॉडी का संतुलन भी बनाए रखते हैं। यहाँ से तो अपन सुनते हैं, सुनना, देखो ये ध्यान से देख लो मैं क्या लिख रही हूँ, क्योंकि मैं इरेज करने वाली हूँ इसको। यहाँ से तो सुनेंगे, और ये बोल रहे हैं कि शरीर का बैलेंस भी करवाता है ईयर्स। क्यों, क्योंकि ये नलिका है ना, ये नाक वाली है, अपन नाक से भी तो सांस लेते हैं ना, अबे कान से तो लेते ही हैं, नाक से भी तो ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये बैलेंस के लिए होती है, ठीक है। शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से कर्ण को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। हर चीज़ को मैक्सिमम, ये देखो आप ले दे के 3 में ही बांट रहे हैं बार बार में, चाहे मस्तिष्क की बात कर रहे हो, चाहे से आंखों की बात कर रहे हो, चाहे से कानों की बात कर रहे हो। बाह्य कर्ण, ये देखो ये बाहर दिख रहा है जो बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, और सबसे इनसाइड वाला ये बाह्य कर्ण में पिन्ना आ रहा है, ऑरिकुला आ रहा है, और ये बाह्य श्रवण गुहा आ रही है, एक कैविटी, मतलब ये देख लो पूरा, ये पिन्ना देख लो, एक नलिका देख लो। नेक्स्ट, पिन्ना वायु में उपस्थित तरंगों को एकत्र करता है। हाँ जी ठीक है जी, पिन्ना क्या होगा कि जितने भी वायु में कण हैं, जो भी सिग्नल हैं साउंड के, वो कलेक्ट करेगा। जितनी भी ध्वनि है जी, चाहे हवा की हो चाहे रेडियो की हो, वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जो बाह्य कर्ण गुहा है उसमें कर्णपटह झिल्ली होती है जी, कर्णपटह झिल्ली, ये देखो। आपको पता है इसको कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पर्दा, कान का पर्दा। तो जितनी भी कलेक्ट की है पिन्ना के थ्रू, वो यहीं जाएगी, एंड ऑफ द डे यहीं जाएगी। पिन्ना तथा मीटस में कुछ महीन बाल होते हैं और मोम स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं। याद है मैंने अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ाई थी, मैंने बताई थी जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो शरीर के अंदर हार्मोन निकालती है, अपने रसायन रिलीज करती है, और शरीर के बाहर जो स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ होती है वो बहिस्रावी होती है। मैंने उस वक्त उदाहरण दिया था पसीने वाली ग्रंथि का, स्वेटी ग्लैंड्स का। देखो मोम स्रावित करती है, ये भी तो ग्रंथियाँ हैं, वाली ग्रंथियाँ ये भी तो ग्रंथियाँ हैं, बट ये बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं,
मोम का निष्कासन करेगी, मोम का स्रवण करेगी, और बाल भी है। क्यों? अच्छे से पता है क्यों। अभी जो इतने सारे ये जो साउंड के वेव्स आ रहे हैं, इसके अंदर क्या लगता है आपको, पार्टिकल्स नहीं आएंगे, बाहर के सूक्ष्म कण नहीं आएंगे? तो रोकना पड़ेगा ना जी, रोकना पड़ेगा बॉस, बिल्कुल रोकना पड़ेगा। ऐसे सब कुछ थोड़ा ना इस कान के पर्दे पे जाके चिपक जाएगा, फिर तो तभी तो बहरे हो जाएंगे। वैसे ही इतना नाजुक है ये, और ये सूक्ष्म कण अगर बाल ना हो कानों में, मोम ना हो, वैक्सी लेयर ना हो, तो सारे के सारे बाहर तो धूल वूल के भी कण होते हैं, पता नहीं क्या दुनिया जहान की चीज़ें हैं, सबकी सभी प्रवेश कर जाएगी। और सब कहाँ जाके चिपक जाएगी? अपनी सुनने वाली जगह पे। सब कहाँ चिपक जाएगी? अपनी सुनने वाली जगह पे। ये देखो मैंने रेज कर देती हूँ, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, बाल वाल होने चाहिए, मोम मोम होना चाहिए। हाँ, आप सफाई करते रहो टाइम टू टाइम, गंदा नहीं लगेगा। नेक्स्ट, कर्णपटह झिल्ली संयोजी उत्तकों की बनी होती है जी, एक बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन की बनी होती है। हाँ जी, क्लियर है। जो बाहरी ओर त्वचा से तथा अंदर की ओर श्लेष्मा झिल्ली से आवृत होती है। बाहर तो एक स्किन से अटैच है, बट अंदर क्या है? लिक्विड ही है। श्लेष्मा झिल्ली लिक्विड लाइक फ्लफी सी झिल्ली है। अच्छा, मध्य कण की बात करें, मैंने बाह्य कण बता दिया, मध्य कण की बात करें। मध्य कण की बात करूँ तो ये अस्थियों का बना हुआ है। ये देखो, बाहर वाला जो है वो तो कार्टिलेज का बना है, उपास्थि का बना है। ये वाला जोन, तो ये जो चीज़ है ना, वो तो उपास्थि का बना हुआ है, उपास्थि का है। अभी कभी आपने पहलवान देखे हैं? पहलवान, नोटिस करना कि पहलवानों के जो कान हैं और नाक है, उनको नोटिस करना, सामान्य इंसानों से अलग होते हैं। नोटिस करना कभी। अब सब पहलवान ये सब करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, बट पहलवानी में, कुश्तियों में, रेसलिंग में, इन सब चीज़ों में क्या होते हैं कि यहाँ के जो कार्टिलेज होते हैं ना, वहाँ को ऑपरेट करवा लिया जाता है। नोज़ का हो कार्टिलेज या फिर कानों का हो, क्योंकि जब यहाँ पे हिट होता है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है जी, बहुत तकलीफ़ होती है। नाक पे हिट होता है, नाक की जो उपास्थि है, कार्टिलेज है, वो ब्रेक हो जाता है। कान पे हिट होता है तो कान की जो ये कार्टिलेज है वो ब्रेक हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, उसको ऑपरेट करवा लेते हैं वो लोग, ऑपरेशन करवा लेते हैं वहाँ का। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मुक्का मारेगा नाक पे, कान पे, तो वहीं दर्द के मारे ही घायल हो जाओगे आप। क्या आप तो फाइटिंग करोगे बाद में, आप क्या तो फाइटिंग करोगे आप। इस वजह से क्या होते हैं, जो पहलवान होते हैं ना, वो ऑपरेट करवा लेते हैं उन सब चीज़ों को। सारे करवाते हैं कि नहीं करवाते ये नहीं पता, बट हाँ, कुछ कुछ को देखा है मैंने, ऑपरेट करवा लेते हैं वो लोग, ताकि उनको फिजिकल हार्म ना हो ड्यूरिंग, जब वो रेसलिंग कर रहे हो या वो पहलवानी कर रहे हो। अच्छा, मध्य कण 3 भागों का है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। यहाँ पे देखो, एक सेकंड में यहाँ दिखाती हूँ, देखिए विजुअलाइज करती हूँ। ये जो कर्णपटह झिल्ली टेम्पोरल, ये जो झिल्ली है ना, इससे जो अटैच है ना, ये सबसे पहले ये वाला, ये क्या है? मेलियस। फिर उसके बाद क्या है? इनकस। और ये क्या है? देखो ये इस तरह से, ये स्टेपीज है, ये स्टेपीज है, ये मध्य कण की पार्ट है। ये एक दूसरे से श्रृंखला में जुड़े होते हैं जी। मेलियस से इनकस जुड़ा है, इनकस से स्टेपी जुड़ा है। जो मेलियस है वो तो टेम्पोरल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कर्णपटह झिल्ली से, और जो स्टेपिज है ना, वो कॉक्लिया से जुड़ा हुआ है। अब क्या है, जो कर्णपटह झिल्ली से और स्टेपिज कोक्लिया से एक अंडाकार खिड़की जुड़ी होती है। यहाँ पे इस जगह पे एक विंडो होती है, विंडो होती है जो ध्वनि आती है ना, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए काम करती है ये ध्वनि को। कर्ण अस्थिकाएँ ध्वनि तरंगों को अंतःकर्ण तक पहुँचाने में क्षमता को बढ़ाती है, और यूस्टेकियन नलिका मध्य कर्ण गुहा को फेरिंग से जोड़ती है। यहाँ से ये फेरिंग से जोड़ती है। फेरिंग्स में क्या है? फूड पाइप, विंड पाइप, वहाँ से जोड़ेगी। यूस्टेकियन नलिका कर्णपटह के दोनों ओर दाब को समान रखती है, बैलेंस रखती है। ये बैलेंस रखती है किसको? किसको? यूस्टेकियन नलिका कर्णपटह के दोनों, मतलब यहाँ से जो दाब आ रहा है वो, और यहाँ से जो दाब आ रहा है वो, दोनों को मेंटेन रखेगी, समान रखेगी। नेक्स्ट, द्रव से भरा अंतःकर्ण लैबिरिंथ कराता है। मतलब अंदर है ना, इसके बाद लिक्विड ही है सारा, ये लिक्विड ही है, यहाँ पे लिक्विड ही है। मैं इसको रिमूव करते जाऊँगी, ठीक है ना, तो आप देख लो समझने के लिए। यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड है, मैंने क्या बोला, लिक्विड ही रहेगा, जो कि अस्थिल और झिल्ली नुमा लेबरिन से बना होता है।
अब ये जो लिक्विड है उसमें भी थोड़ा सा और डिवाइड कर दिया गया है, थोड़ा सा भी और डिवाइड कर दिया गया है। मैं आपको समझाती हूँ कि ये बोनी क्या है। देखो इन दो टर्म को समझाती हूँ। अस्थिल, एक तो अस्थिल वर्ड समझाती हूँ और एक झिल्ली नुमा लेबरिंथ समझाती हूँ। समझना इसको ध्यान से। मतलब जो ये वाला पार्ट है ना, ये आउटर जो मेरे ब्लैक ब्लैक लाइन है, ये बोनी पार्ट है। ये जितना भी आउटर पार्ट है ना, आउटर हर चीज़ का आउटर पार्ट, हर चीज़ का आउटर पार्ट ये बोनी पार्ट है। मतलब यहाँ के बाद बोनी स्ट्रक्चर चालू हो जाती है। यहाँ इससे पहले तो कार्टिलेज थी, इसके बाद बोनी स्ट्रक्चर चालू हो जाती है। ये बोनी है। बट जो इनर है, देखो यहाँ पे भी इनर साइड भी एक लेयर होती है। देखो दिख रही है क्या? एक सेकेंड में फिर से कोशिश कर रही हूँ। ये दिख रही है क्या? देखो ये जो ब्लैक ब्लैक लाइनिंग है वो बोनी की है। दिख रही है क्या? ये देखो ब्लैक ब्लैक लाइनिंग बोनी की है। और ये जो इनसाइड और भी है, देखो इनसाइड ये जो लेयर चल रही है एक, दिख रही है? ये क्या है? ये मेम्ब्रेनस है। क्लियर हो गई टर्म? मेम्ब्रेन की है। क्लियर हुई टर्म? ये अंदर वाली मेम्ब्रेन की है और ये जो बाहर जो ये सराउंडिंग वाली है ये बोनी है। यहाँ पे जो लिक्विड होता है ना, यहाँ बाहर की साइड, बाहर बाहर, इसे बोलते हैं पेरिलिम्फ। अभी आएगा ये टर्म, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ ताकि मुझे पीछे ना करना पड़े बार बार में इसको। और जो अंदर लिक्विड होता है, अंदर जो लिक्विड होता है, अंदर लिक्विड इनसाइड, मतलब ये जो कॉक्लिया जैसे ट्विस्ट हो रही है, ये जो ट्विस्ट हो रही है, तो इसकी जो इनसाइड है, इनसाइड वहाँ पे है एंडोलिम्फ। ये नाम है द्रव्य का। और जो बाहर है, बीच में से तो लेयर जा ही रही है ना, ये जो बाहर है वो पेरिलिम्फ है। वो क्या है? पेरिलिम्फ। ये भी द्रव्य ही है। अब आ गई बात समझ में? ये आगे आएगी टर्म। मैंने तो स्पेशली ये समझाया है, अस्थिल और बोनी को, सॉरी बोनी को और मेम्ब्रेनस को। अच्छा, अस्थिल लैबिरिंथ वाहिकाओं की एक श्रृंखला होती है। इन वाहिकाओं के भीतर देखो झिल्ली नुमा लैबिरिंथ होती है। जो परिलसिका, देखो आ गया परिलसिका मतलब पेरिलिम्फ द्रव, आ गया समझ में? आ गया वो चीज़। बाहर बाहर जितनी भी सराउंडिंग पे होगा वो पेरिलिम्फ होगा, किंतु झिल्ली नुमा लैबिरिंथ एंडोलिम्फ नामक द्रव से होगा। मतलब अस्थिल वाला, अस्थिल से अटैच जितना भी था, वो जो लाइनिंग थी, इस लाइनिंग के आसपास जितना भी लिक्विड होगा वो तो पेरिलिम्फ होगा, परिलसिका होगा। और फिर जो मेम्ब्रेनस की लेयर चल रही थी, एक मेम्ब्रेनस लेयर, उसके आजू बाजू, उसके चारों ओर कौन सा होगा? एंडोलिम्फ होगा। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेबरिंथ के घुमावदार भाग को कोक्लिया कहते हैं। फिर ये आगे आगे घुमावदार भाग कोक्लिया कहते हैं। कोक्लिया को दो झिल्ली द्वारा 3 कक्षों में विभाजित किया गया है। ये देखो जी, ये यहाँ पे, ये लो देखो, ये कोक्लिया, कोक्लिया है ना ये इसकी वाली, इसको डायसेक्ट किया है, काट के दिखाया है कि इसकी लेयर कैसे बनी है, इसकी लेयर कैसी बनी है। 3 लेयर बोल रहे हैं ये कि 3 कक्षों में विभाजित है। बेसिलर झिल्ली, आधार झिल्ली जी, ये देखो ये चीज़, राइजर्स झिल्ली, ये वाली, ठीक है। मतलब कक्ष तो 3 है जिन्हें झिल्लियों द्वारा विभक्त किया गया है। एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। ऊपरी कक्ष को क्या बोलते हैं? स्केला वेस्टिबुलाई। मतलब इसको याद ही कर लो तो बेटर है। ये वाला जो चैम्बर है ना, इसे बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। मध्य वाला क्या होता है? स्केला मीडिया। देखो ये वाला स्केला मीडिया, पहला सबसे बाहर वाला स्केला वेस्टिबुलाई, मिडल वाला स्केला मीडिया, और जो लास्ट वाला है, कहाँ गया लास्ट वाला? शायद छुप गया ये, स्केला टिम्पिंग। स्केला टिम्पिंग हो गया यहाँ तक क्लियर? स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पनी परिलसिका द्रव से भरा होता है। ये देखो जी, याद कर लो, ये तो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, याद कर लो ये तो, कि ये वाला स्केला वेस्टिबुलाई, एक तो ये वाला, और एक टिम्पेनी, इसमें पेरिलिम्फ होता है। मतलब समझ जाओ, ये बाहर बाहर बाउंड्री पे है पेरिलिम्फ।
और जो स्केलामीडिया है ना उसमें एंडोलिम्फ होता है। मतलब ये एकदम सेंटर में, बहुत ही बीच में, ये एकदम ही बीच में है, और बाकी ये चारों में चक्कर काट रहे हैं। ठीक है जी। कॉकलिया के नीचे स्केला वेस्टिबुलाई अंडाकार खिड़की में समाप्त होती है, जबकि टिम्पैनी गोलाकार खिड़की में समाप्त होती है। अच्छा, वेस्टिबुलाई एक ओव्यूल शेप खिड़की अलग है और एक राउंड खिड़की अलग है। सॉरी, ओव्यूल विंडो खिड़की, आधी हिंदी आधी इंग्लिश हो रही है। ओव्यूल विंडो और एक होती है राउंड विंडो। राउंड विंडो, जो टिम्पैनी है ना वो तो राउंड विंडो पे, टिम्पैनी है ना वो राउंड विंडो में खुलती है। और जो दूसरी वाली है वेस्टिबुलाई होती है वो ओव्यूल विंडो में खुलती है। ये सब के सब इसलिए रिस्पॉन्सिबल है ताकि साउंड अच्छे से आ जाए, बैलेंस आए साउंड। ऑर्गन ऑफ कोटाई आधार झिल्ली पर स्थित होती है। ये रहा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। अब दिख रहा है ऑर्गन ऑफ कोटाई, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये जो सेल बनी हुई है दिख रही है, ये ऑर्गन ऑफ कोटाई। ये कहाँ है? ये बेस लाइन पे है। किस पे स्थित है? आधार झिल्ली पर। कौन? ऑर्गन ऑफ कोटाई। ठीक है। यहाँ पे क्या है? हेयर्स भी होते हैं, यहाँ पे हेयर्स भी होते हैं, ये देखो ये रे हेयर्स भी होते हैं। फिर रोम कोशिकाएं ऑर्गन कोटाई की आंतरिक सतह पर श्रृंखला में पाई जाती है। रोम कोशिका का आधारी भाग अभिवाही तंत्रिका तंतु के निकट संपर्क में होते हैं तथा प्रत्येक रोम कोशिका के ऊपरी भाग में स्टीरियोसीलिया नामक प्रवर्ध होते हैं। रोम कोशिकाओं की श्रृंखला के ऊपर पतली लचीली टेक्टोरियल झिल्ली होती है। मतलब कहना क्या चाह रहा है जी, कहना क्या चाह रहा है? ये बता रहा है कि एक आधार झिल्ली होती है, आधार झिल्ली होती है। आधार झिल्ली के ऊपर क्या होते हैं? ऑर्गन ऑफ कोटाई होते हैं। इस ऑर्गन ऑफ कोटाई में क्या होते हैं? रोम होते हैं। और क्या होती है? एक टेक्टोरियल झिल्ली होती है। ये रही देखो, ये देखो टेक्टोरियल, देखो दिख रही है, ये एरो दिख रहा है, देखो मैं एरो से दिखा रही हूँ। टेक्टोरियल झिल्ली का एरो देखो कहाँ पर जा रहा है, ये देखो ये वाला जोन दिख रहा है, ये वाला। ठीक है। आधार झिल्ली का कहाँ जा रहा है? ये देखो, ये आधार झिल्ली बना रखी है, देखो दिख रही है, दिख रही है जी। ऑर्गन ऑफ कोटाई दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है। आपको रोम दिखाऊं? ये देख लो। तो ये स्ट्रक्चर क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको? मतलब मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं ना वो याद कर लो, मतलब छोड़ना मत एक भी पॉइंट, क्योंकि समझ लो जो मैंने बताया ना वही क्वेश्चंस आएंगे, छोड़ना मत एक भी पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए क्या बच गया। अंतःकरण में कोक्लिया के ऊपर जटिल, अच्छा वेस्टिबुलर तंत्र। ये जो कोक्लिया होती है ना, ये जो कोक्लिया देखो आप, कोक्लिया होती है ना, इसमें 3 वेस्टिबुलाई होती है, 1 2 3, ये कनेक्ट ही है जी, अर्धचंद्राकार। ये वेस्टिबुलाई ऐसे नलिकाएं होती है ये। यहाँ से थोड़ा बहुत चौड़ा होता है, इसका यहाँ से चौड़ा होता है, ये यहाँ से इसका ये चौड़ा होता है। एक चौड़ा भाग, एक पतला भाग, एक चौड़ा भाग, एक पतला भाग, एक चौड़ा भाग, एक पतला भाग। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वेस्टिबुलर तंत्र 3 अधाकार नलिकाएं और ओटोलिथ से बना होता है। मैक्यूला, लघुकश और, अच्छा ये छोड़ो। प्रत्येक अर्धचंद्राकार नलिका एक दूसरे से समकोण पर होती है, मतलब ये 90 डिग्री के कोण बनाए रहती है। मैंने बना नहीं पाई, बट ये एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे ही होती है। कोशिश की थी पर बना नहीं। 90 डिग्री के कोण पर होती है विभिन्न विभिन्न तलों में। ये ऊपर होएगी तो ये मिडल में होएगी, मिडल में होएगी तो ये नीचे होएगी। झिल्लीनुमा नलिकाएं अस्थिर नलिकाओं के परिलसिका द्रव से डूबी रहती है। कौन सा लिक्विड है? वापस से रिपीट कर दो। वही पेरिलिम्फ। ये लिक्विड याद रखना, ये पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ। नलिका का फूला हुआ आधार भाग एम्पुला, जिसे एक उभार निकलता है, क्रिस्टा एपुलरिस कहा जाता है। देखो मैंने ये मोटा क्यों बनाया है, ये नलिका का फूला भाग क्यों बनाया है? मैंने कोशिश तो की है फूला हुआ भाग बनाने की। सभी नलिकाओं के पास एक फूला हुआ भाग होता है और एक पतला, एक फूला हुआ एक पतला। इनसे क्या है? एक उभार निकलता है, इनसे एक उभार निकलता है जिसे क्रिस्टा एपुलरिस कहते हैं। प्रत्येक क्रिस्टा में रोम कोशिकाएं होती है। ये रोम क्यों बनाई हुई है? ये रोम क्यों बनाए हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हियरिंग की जो प्रोसेस है वो अच्छी से हो जाए। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हियरिंग की प्रोसेस अच्छे से हो जाए, क्योंकि एक तरह के रिसेप्टर हैं बहुत अच्छे। रिसेप्टर किसके लिए होते हैं? कुछ ना कुछ चीज़ के लिए, रिसेप्ट के लिए, बॉडी के संतुलन में हेल्प करेंगे। ठीक
ठीक है, रिसेप्टर क्यों होते हैं, किसी ना किसी चीज़ को रिसेप्ट करेंगे, चाहे कोई प्रोटीन आए, कोई रसायन आए, कोई विटामिन आए, कोई केमिकल आए, कोई हार्मोन आए, ठीक है। तो ये क्यों है, ये क्यों पाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हियरिंग की प्रोसेस को कंट्रीब्यूट दे पाएँ। अब श्रवण की, हियरिंग की प्रोसेस, जैसे हमने विज़न की प्रोसेस देखी थी ना, वैसे ही श्रवण की है। इसमें सिंपल है, इसमें सिंपल है, देखो मैं इस डायग्राम से समझाऊंगी। देखो ये जो चीज़ है ना, ये कंटेंट पूरा का पूरा ये मैं इस डायग्राम से समझा रही हूँ आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो मैं इरेज कर रही हूँ, इसको इरेज करना ही पड़ेगा जी। मैं हियरिंग की प्रोसेस समझा रही हूँ। बाहर से जो स्टिमुलस आया है हियरिंग का, वो कहाँ कलेक्ट होगा, सबसे पहली स्टेप क्या है, पिन्ना पर कलेक्ट हुआ। दूसरी स्टेप ये यहाँ पे कलेक्ट होंगे, दूसरी स्टेप ये रही। फिर ये कहाँ जाएंगे, बाह्य श्रवण नलिका में, ये तीसरी स्टेप। फिर ये कहाँ जाके क्या बोलते हैं, कंपन करेंगे, कहाँ जाके हिट करेंगे, कहाँ जाके चौथा क्या है, वो अपनी मेम्ब्रेन, पर्दा लिख दूँ क्या, कान का पर्दा। फिर उसके बाद में पांचवा किसको हिट करेंगे, ये हिट कैसे कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं ये, ठीक है, वाइब्रेशन चल रहा है यहाँ पे। पांचवा यहाँ पे जाएगा ध्वनि तरंग, छठा इनकस के पास जाएगा, सातवां स्टेपिज के पास जाएगा, आठवां कॉक्लिया के पास जाएगा, ठीक है। और साउंड जो अपन रेस्पिरेशन साउंड का इफेक्ट है, और जो भी साउंड का इफेक्ट है, इन्हीं के आसपास रहेगा ये 8। ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे जाके साउंड बनेगा। और ये जो हमारी यहाँ पे जो एक न्यूरॉन होती है 8th, वो जाके कनेक्ट होगी ब्रेन से। तो ये प्रोसेस थी, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ। देखो मैंने सीक्वेंस भी लिख दिया, याद कर लेना ये सीक्वेंस ऐसे कैसे। 8 तक आते आते काम बन गया। ये बैलेंस करता है, क्या बैलेंस करता है, एक यहाँ से जो एयर आ रही है इसको, और एक यहाँ से जो एयर आ रही है उसको, ठीक है, एयर बैलेंस, ठीक है। तो एक क्लियर हो गया, जो मैंने समझाया है ना अभी, वो यही है। ये देखो सब मैंने कवर कर लिया, सब कंपन वंपन सब कवर कर दिए मैंने, ये रूम सब कवर कर दिए मैंने, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नेत्र और कान, और इसी से ये चैप्टर भी फिनिश होता है आज। थैंक यू। नेक्स्ट हम चैप्टर 20 शुरू करेंगे। थैंक यू।